मैं हूँ रीटा बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। पेशावर में आत्मघाती हमला हुआ है जिसमें 3 कमांडोज जो हैं उनकी मौत हो गई है। इस पूरे मुद्दे पर किस तरह से पाकिस्तान में भी इससे पहले भी 24 नवंबर को पाकिस्तान में आत्मघाती हमला हुआ था। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट शिवाजी सरकार जी। शिवाजी सरकार जी, आपका आर्य खबर में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला शुक्रिया। सवाल तो यही है कि जिस तरह से आत्मघाती हमला जो है अ, हो रहा है पाकिस्तान में, जैसे एफसी मुख्यालय के बाहर जो है ये आत्मघाती हमला हुआ जिसमें 3 कमांडोज जो हैं उनकी मौत हो गई है, इसे किस रूप में आप देखते हैं कि आतंक को देखिए प्रश्रय इसमें देने वाला खुद ही आतंकी हमलों का शिकार हो रहा है? नहीं, पाकिस्तान में कोई आज से नहीं हो रहा है ऐसा। कई सालों से हो रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 2022 में भी 630 लोग मारे गए। पिछले साल 2000 2500 लोग कभी मारे गए। और इस साल का भी करीब करीब 2500 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। तो पाकिस्तान में आज जो मारे गए हैं इसमें 3 लोग तो वो थे जो, एक तो सुसाइड बम्बर था, उनके साथ 2 लोग थे जिसको पाकिस्तान के फेडरल कांस्टेबल के लोगों ने मारा। और इसमें जो फेडरल कांस्टेबल के डिप्टी कमांडेंट थे जावेद इकबाल, वो भी मारे गए हैं। और उसके बाद जरूर वहां अफरा तफरी मची और करीब 11 लोग घायल हुए उस ब्लास्ट में, ये भी है। और 2 हफ्ते पहले भी हमने जो खबरें आई हैं उसमें हमने देखा कि 2 हफ्ते पहले भी ऐसे ब्लास्ट में 12 लोग मारे जा चुके हैं पाकिस्तान में। पर वो इस्लामाबाद में हुआ था और ये पेशावर में हुआ है, इतना ही फर्क है। और पाकिस्तान में ये घटनाएं घट रही हैं अभी तक। सरकारी सूत्रों का कहना है कि किसी ने भी इसकी जिम्मेवारी नहीं ली है। पर पाकिस्तान के जो हुक्मरान है उनका इशारा जो है वो तालिबान की तरफ है। उनका कहना है ये जो तालिबान है उनके साथ जो रिश्ते उनके बिगड़े हैं 2021 के बाद से पाकिस्तान, हालांकि तालिबान को बनाने वाले भी आप हमें अगर याद हो, पाकिस्तान ही था। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से तालिबान को बनाया था। पर आज तालिबान अपने आप में एक अलग फोर्स बन गया है और वो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने पर लगा हुआ है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी, तालिबान के बीच में भी, बॉर्डर पे भी डूरन लाइन को लेकर काफी क्लैशेस हो चुके हैं जिसपे किसी तरह से सीज फायर अमेरिका के इंटरवेंशन से हुआ है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें सोचने को मजबूर करती कि आखिर ये क्या हो रहा है हुआ। क्योंकि इसमें जिस तरह से सुबह सुबह 8 बजे उनके गेट पे पहुंचता है और एक टेररिस्ट जो है वो सुसाइड बॉम्बर का जो जैकेट है उसको उड़ा देता है और उसके साथ वो खुद भी उड़ जाता है। साथ में उसके 2 लोग होते हैं, उनको जो फेडरल कांस्टेबल के लोग हैं वो मार डालते हैं। पर इस घटना में 11 लोगों का घायल होना, कम से कम एक दो जो फेडरल कांस्टेबल के लोग हैं उनका भी मारा जाना, ये बड़ा दुखद है। देखिए, किसी भी तरह से कहीं भी किसी तरह का जो एक्टिविटीज इस तरह की होती है किसी भी मुल्क में, मैं समझता हूँ उसको कोई भी मुल्क चाहे वो उनके साथ हो या ना हो उसका समर्थन तो नहीं कर सकता। अगर आप देखें कि पाकिस्तान की जो साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल है, जिसको एक लंदन के चैरिटी एक्शन ऑन आर्म वायलेंस मेंटेन करता है, उसका कहना है कि पाकिस्तान में 1517 मतलब 1,500 से ज्यादा टेररिज्म से जुड़े हुए घटनाएं अभी तक घट चुकी है। तो ये जो एसएटीपी जो है, ये साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल जो है, उनका कहना है कि 1303 जो है टेररिज्म से जुड़े घटनाएं 2024 में हुई है, 921 2023 में हुई है और 630 2022 में हो रही है। इतना कि कई सालों से जो है ये एक्टिविटीज चलती ही चली जा रही हैं। और अगर तालिबान से जुड़ी ये एक्टिविटीज है तो निश्चित रूप से हम भी करीब के ही मुल्क हैं, तो हमें भी सोचने की जरूरत है। इस्लामाबाद का जो सेंटर फॉर रिसर्च और सिक्योरिटी स्टडीज है उसका कहना है कि 2024 में पाकिस्तान में 2,526 लोग मारे गए हैं टेररिज्म अटैक में। और इनमें 700 लोग जो हैं वो सिक्योरिटी पर्सनल यानी पुलिस आर्मी वगैरह से जुड़े रहे हैं, 900 लोग सिविलियन हैं
और 900 और दूसरे लोग रहे हैं। तो ये जिस तरह से अगर तालिबान के साथ पाकिस्तान का जो रिश्ता जिस तरह से दिख रहा है, वो काफी दुखद है। सरकार ने, नेचुरल इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने इसको कंडेम भी किया है, और डॉन ने इसके काफी डिटेल्स दिए हैं। सेनेटर सरी रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है उन्होंने भी इसको कंडेम किया है। पर सवाल ये नहीं है कि कौन कंडेम कर रहा है, सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर तालिबान आखिर पाकिस्तान से हासिल क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि तालिबान का रिश्ता अमेरिका के साथ भी अच्छा नहीं है। हालांकि जब वो बॉर्डर पर क्लैश हुआ इस बार, हम देखे आपने, पाकिस्तान के साथ तालिबान का, और उसमें भी काफी लोग मारे गए। तो अमेरिका ने इंटरवीन किया, और अमेरिका ने, आप कह सकते डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप ने ही सुलह करने को मजबूर किया दोनों को। और फिलहाल जो कहा जा रहा है सीज फायर जारी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बॉर्डर पर तनाव नहीं है, कभी भी दोबारा कुछ भी हो सकता है। तो ये तालिबान का एक तो मकसद ये हो सकता है कि धीरे धीरे वो पाकिस्तान, चूंकि वो अफगानिस्तान पर एक कब्जा कर चुके हैं, एक अलग फोर्स बन चुका है उनका, और अब अगर उनका इरादा पाकिस्तान की ओर है और पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं और पाकिस्तान में अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं, तो वो देखने और समझने की चीज है। ये पाकिस्तान के लिए ही मुश्किलात की बात नहीं है, ये पूरे जो रीजन है, पूरा जो क्षेत्र है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वहां हमें ये समझना होगा कि आखिर तालिबान क्या चाहता है। कि तालिबान चाहता है कि पाकिस्तान पर उनका कब्जा हो जाए और वो हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत वो चलाए। क्योंकि ये इस ये तरह की जिस अगर चीजें होती। ये जिस तरह जी। से पाकिस्तान का अगर देखा जाए, जो हिस्ट्री देखा जाए, जिस तरह से ये अपने गठजोड़ भी करते हैं, तो ये तो तय ही माना जाता है कि अगर अफगानिस्तान के साथ जिस तरह का उसका रिलेशन था, जिस तरह से चीजें सप्लाई हो रही थी, या हथियार की भी बात की जाए, तो ये तो दुधारी तलवार है। अगर कट्टरपंथी के रास्ते पे आप चलेंगे और उस तरह से करेंगे, तो ये तो खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना ही था। आपका कहना बिल्कुल सही है। जब आप फ्रैंकेस्टाइन क्रिएट करेंगे तो फ्रैंकेस्टाइन आपको भी नहीं छोड़ता। ये हम जमाने से देखते चले आ रहे हैं, और आज जो पाकिस्तान में हो रहा है वो कुछ से अलग नहीं है। तो ये चीजें देखने की जरूर है और ये चीजें समझने की जरूर है। इसमें हो सकता है, जैसा कि लगता है कि ये पाकिस्तान तालिबान जो है, इनमें पाकिस्तान के लोग भी शामिल हैं, और वो भी जिस तरह से चीजों को कर रहे हैं, अब ये अभी तक तो साफ साफ नहीं हुआ है कि क्या मसला है। पर अगर सरकार को पलटना या सरकार को बदलने की उनकी मंशा है, तो अपने आप में, यानी कि उनके साथ कोई और भी इंटरनेशनल फोर्सेस तालिबान के साथ जरूर होंगे, नहीं तो इतनी बड़ी हिम्मत तो वो नहीं कर सकते। तो यानी कि जो हमारा रीजनल पॉलिटी है, उसमें कुछ बदलाव हमें आने वाले दिनों में और देखने को मिल सकता है। हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ जो है, जो रिश्ते हैं वो काफी गहरे होते जा रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं। असीम मुनीर को जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लाकर अपने अमेरिका में बैठा के तमाम तरह की चीजें उनसे करवाते हैं, उनका प्रमोशन भी करवाते हैं, और उनको वर्चुअली अगर आप कहेंगे पाकिस्तान का असली नेता जो है वो असीम मुनीर के बना देते हैं, और वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो उसमें कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाती। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि एक तरफ पाकिस्तान की सेना की हुकूमत है इस वक्त, आप ये कह सकते हैं, दूसरी तरफ उस सेना की हुकूमत को चैलेंज करने वाला जो है वो तालिबान है। तो तालिबान कहाँ तक कितना सक्सेसफुल होगा ये तो पता नहीं, पर पिछले कुछ समय से जिस तरह से तालिबान अपने आप में काम कर रहा है, और उसमें हमें ये महसूस हो रहा है कि तालिबान के इरादे जो है पाकिस्तान की सरकार को नेस्तनाबूद करना, और उन्हें उसकी जगह पर अपने हुकूमत को एस्टेब्लिश करने की लेकिन जो, अगर हम पिछली चीजें भी देखें, पिछले सालों का पूरा टाइम देखें, तो पहले तो जिस तरह से रिलेशन थे पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के, बहुत ही अच्छे और सौहार्दपूर्ण माने जाते थे।
जिस तरह से तालिबान को मान्यता सबसे पहले पाकिस्तान ने ही दिया, आज वो रिलेशन जो है वो इतने कैसे बिगड़ गए कि वो उनकी पाकिस्तान की सत्ता को ही हटाना चाहता है तालिबान। जी हाँ, ये वो अपने बड़े अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पर ये हमें देखने को कई बार पहले भी मिला है कि जब कोई भी मुल्क इस तरह के फोर्सेस को आगे बढ़ाता है तो कई बार पलट के वो उसी पे वार करते हैं। और तालिबान का भी कुछ नजारा ऐसे ही दिख रहा है। आपने कहा कि तालिबान के साथ पाकिस्तान का बड़ा अच्छा रिश्ता रहा, नहीं रिश्ता नहीं रहा है। आप अगर कहें तो तालिबान को बनाने वाले सोवियत यूनियन के जब अटैक हुआ अफगानिस्तान पे, तो उस वक्त पाकिस्तान ने ही तालिबान को बनाने की पहल की थी। तहरीक तालिबान जो था वो पाकिस्तान ने ही बनाया था। और पाकिस्तान के बनाने के बाद जो है अमेरिका का उसको सपोर्ट भी मिला था, अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत पैसे भी दिए थे, ये भी बात सही है। पर उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि तालिबान जो है वो अफगानिस्तान पर पूरी अपनी हुकूमत कायम कर ली। और हम जब देख चुके हैं कि हमारे भी एक आपको ये अगर 99 का याद हो, हमारा भी एक प्लेन जो है हाईजैक करके वो कंदहार ले गए थे। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान के कई टेररिस्ट हैं, हाफिज सईद को लेके भी जसवंत सिंह वहां पहुंचे थे उनको रिहा करने के लिए, उनका हैंड ओवर किया। ये भी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। और आज चलते चलते देखिए होता क्या है, जब ऐसी चीजें होती है तो उसमें क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। उसमें बहुत सारी चीजें होती है, पैसे के लेन देन से लेके तमाम चीजें ऐसी होती हैं जो बैकग्राउंड में काम करती है। और उसके अलावा जब एक फोर्स धीरे धीरे देखता है वो ताकतवर होता जा रहा है, तो फिर वो ये भी सोचता है कि अगर हम इतने ताकत हमारे पास आ चुकी है तो जिन्होंने हमें बनाया है उनकी ही हुकूमत को खत्म करके सारे कब्जा क्यों नहीं कर लो। ये एक आप कह सकते हैं नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो उसी के तहत मुझे लगता है कि आज जो तालिबान का पाकिस्तान का रिश्ता बिगड़ा है, उसमें कुछ पाकिस्तान का भी कुछ रहा होगा जो सारी चीजें हमें अभी पता नहीं है। पाकिस्तान ने भी कई बातें शायद तालिबान जो जो चाहता है वो उन्होंने नहीं किया, तो उन सारी चीजों का बदला वो चुकाना चाहता है। और इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि तालिबान को बनाने वाले, तालिबान को सपोर्ट करने वाले अमेरिका और पाकिस्तान थे। आज उन्होंने अमेरिका को ही निकाल दिया, या अमेरिका को निकल जाने को वहां से मजबूर। बगराम का एयरपोर्ट जो है वो अमेरिका चाहता है कि उनको वापस मिले, तालिबान ने इसको नकार दिया है। फिलहाल बगराम की सिक्योरिटी कोई और मुल्क कर रहा है जो पाक तालिबान के मदद से कर रहे हैं। तो ये कई तरह की चीजें जो है बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें होती जा रही हैं। और उसमें तालिबान जिस तरह से पेश आ रहा है, तो उसमें यही लगता है कि तालिबान, अगर वो पाकिस्तान ये सोच रहा है या इंटरनेशनल कम्युनिटी ये सोच रहा है कि तालिबान आसानी से पीछे हट जाएगा, मुझे ये नहीं लगता है। देखिए बॉर्डर ऑपरेशंस एक ओवर्ट ऑपरेशन, पर उसके साथ साथ ये जो कोवर्ट ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं डिफरेंट तरह से वो कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की आर्मी है और पाकिस्तान की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे फेडरल कॉन्स्टेबलरी जहां पेशावर में अटैक हुआ है, ये सारी चीजें जो है हमें ये दिखाता है कि तालिबान अपना जो है एक अपर हैंड रखना चाहता है पाकिस्तान के मामले में। उससे उसको क्या हासिल होगा नहीं होगा ये एनालाइज करने की बात, जो हमें ग्रेजुअली हमें समझ में आएगा वो इसके क्या चाहता है। पर एक चीज जो पाकिस्तान के जिस तरह से ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए हैं, और क्योंकि अभी तालिबान ने तो ये नहीं कहा है कि ये तालिबान ने किया है, पर पाकिस्तान की सरकार ने ये हिंट किया है कि तालिबान ने किया है। अब अगर तालिबान ने वाकई किया है और पाकिस्तान सरकार को ये पता है, तो निश्चित रूप से ही चीजें जितनी बिगड़ी हुई सामने से दिख रही हैं कहीं उससे ज्यादा बिगड़ी हुई लगती है। एक और अंजाम क्या बात, होगा। एक और सवाल है कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनका ये कहना है कि जो भारत, ये बाउंड्रीज तो बदलती रहती हैं। और उन्होंने सिंध के बारे में बात की है कि सिंध जो है, हमारा जो राजस्थान है उसमें जो सिंध है वो शब्द इस्तेमाल होता है और होता ही रहेगा जब तक कि हम हैं। और बाउंड्रीज जो हैं वो तो चेंज होती रहती। तो इस पूरे अगर आप कोटेशन को, अगर इस बात को देखें तो इसको आप किस रूप में लेते हैं? क्या कहना चाहते हैं देखिए पहली राजनाथ सिंह?
पहली बात तो ये है कि आप ये समझ लीजिए वो सिंधी समाज के लोगों को वो एड्रेस कर रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे, और सिंधियों का जो एक और उन्होंने कहा भी है कि एल के अडवाणी हो या कोई भी सिंध, वो सब चाहता है कि सिंध उनके पास वापस आ जाए। तो ये एक नॉर्मल एस्पिरेशन है सिंधियों के बीच में। दूसरी चीज अगर आप देखें तो उसपे एक चीज और है, तो कई बार हम लोग ये भी बात करते हैं कि सिंध का जो हिस्सा है, सामान्य रूप से जब पार्टीशन हुआ था वो पाकिस्तान को जाना नहीं था, पर वो गया, और सिंधी लोगों को वहां से हटना पड़ा, वो हिंदुस्तान में आए रिफ्यूजी होके, और तमाम तकलीफें उन्होंने झेली। पर अब भी जो थर्ड जनरेशन ऑलमोस्ट आ गया है उसके बाद से, पार्टीशन के बाद से, और ये कहा जाता है, हिस्टोरिकली ये कहा जाता है कि थर्ड जनरेशन जो है वो रिवाइवल चाहता है, क्योंकि कहानियां सुनता है, किससे सुनता है, हिस्टोरिकली जो है उसको लगता है कि हम फिर से कैसे वहां कनेक्ट। ये हिस्टोरियंस का कहना है। तो उस हिस्से अगर देखें तो हिंदुस्तान के भी जो सिंधी हैं उनमें कहीं ना कहीं दिली ख्वाहिश है कि वो अपने वतन वापस जाएं, सिंध जो है उनका वतन जो है। तो सवाल है कि इसका क्या स्ट्रैटेजिक कोई इम्पोर्टेंस है या नहीं है। देखिए अभी तक, जहां तक इंडियन की पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटजी की बात है, उसमें सिंध कहीं फिगर नहीं करता है ऑफिशियली। सिंध में कहीं भी कहीं डिस्प्यूट रहा नहीं है। जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं सिंध में सबसे कम हुआ है। हालांकि अगर आप देखें जब भी लड़ाई हुई है, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के सिंध को, कराची पोर्ट को, और पूरा सदर्न जो कोस्टल एरिया है इसकी नाकेबंदी जबरदस्त की है। 71 के वॉर में अगर आपको याद हो, इंडियन नेवी ने पाकिस्तान में जो पोर्ट पे, कराची पोर्ट पर जो फ्यूल डंप था उस पर सीधे डायरेक्ट अटैक किया था। उसका पर्पस एक था कि उस तरह से करके वो इंडियन एयरफोर्स को टारगेट सेट करने के लिए फिक्स कर रहे थे। तो उन्होंने किया और कराची में बॉम्बिंग हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि वो हिस्सा सारे युद्धों से बचा रहा हूं, पर सामान्य कॉन्फ्लिक्ट में नहीं, इसमें सीधे सीधे एक सिंध पर एक बाण एक चलाए। जैसे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जैसे कि जो राजौरी और पुंछ का इलाका है, अगर वो रिवाइवल की बात होती है तो ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हैं। मतलब मैं आपको बता सकती हूँ कि हजारों की तादाद में वो फैमिलीज होंगी जिनके लोग जो हैं, जो मीरपुर या कोटली में रहते थे, ये पुंछ से आगे के एरिया में, जिसे आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी कहते हैं। तो अगर रिवाइवल की बात करें तो वो तो अभी भी हैं लोग, और इस बारे में सुनते हैं। तो वो तो बिल्कुल जुड़ा हुआ हिस्सा है। तो उस एरिया को छोड़ के सिंध के बारे में बात करना जो थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है। इसे किस रूप में देखते हैं आप? क्योंकि ये जो पुंछ वाला एरिया है, जो जहां से लोग आए थे 1948 में, कोटली मीरपुर का पूरा एरिया जो है, वहां से वो लोग अभी भी हैं, और उस बारे में वो तो जगह भी जानते हैं जहां से वो लोग आए हैं। तो वहां के बारे में बात करना और वो सिंध के बारे में बात करना, दोनों थोड़ा सा अलग तरह की बातें नहीं है? देखिए इंटरनेशनल स्ट्रेटेजीज जब आप तैयार करते हैं कुछ अलग नहीं होता है। बॉर्डर बॉर्डर के उस पार जो कुछ भी होता है वो, अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हमारे हर तरह से वो हमको प्रभावित करता है। और ये देखिए, जब आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं तब आप ये सोच के नहीं करते हैं कि ये कश्मीर का हिस्सा है या राजस्थान का हिस्सा है या सिंध का हिस्सा है, ये ऐसे नहीं होता। स्ट्रेटेजिक तौर पे अगर आप देखें तो जो चिकन नेक का एरिया है पुंछ का, जो आप कहते हैं, वो बहुत सेंसिटिव एरिया है, और वहां पे जो है कई बार दोनों तरफ से फायरिंग होती है, प्रोवोक प्रोवोक करने के लिए भी फायरिंग होती है, कई चीजें होती है। और दूसरी अगर एक चीज और देखें, जो कश्मीर का जो पीओके वगैरह का एरिया है या पख्तूनवा की एरिया जिसकी बात आजकल की जाती है, बलूचिस्तान की बात की जाती है, देखिए वहां पे स्ट्रेटेजिकली बहुत चीजें, पॉलिटिकली करना अच्छा, कहना आसान रहता है, पर स्ट्रेटेजिकली करना आसान नहीं रहता है। तो स्ट्रेटेजिकल प्रेशर कहाँ कब हम डाल सकते हैं, या कोई भी डाल सकता है जो फोर्सेस हैं, तो उस तरह से उसका डिस्कशन होता है, उस तरह से विचार किया जाता है। इसलिए
राजनाथ जी, हो सकता है जस्ट सिंधियों को खुश करने के लिए उन्होंने कुछ कहा हो, पर उसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं होगा ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान का जो सिंध का एरिया है, जो सदर्न पाकिस्तान का जो एरिया है, और वो गुजरात, हमारे गुजरात कोस्ट से लेके उधर आपके ईरान के कोस्ट तक वो फैला हुआ है ऑलमोस्ट। तो ये जो एरिया है, ये पाकिस्तान का सबसे उपजाऊ एरिया है, सबसे फलता फूलता एरिया है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी का भी 32% वहीं से आता है। इसलिए उस एरिया के बारे में अगर डिफेंस मिनिस्टर ने कोई बात की है, मैं ये अभी तो नहीं मान रहा हूं, कि मैं तो ये समझता हूं कि वो सिंधियों के साथ बात कर रहे हैं, सिंधियों को खुश करने के लिए उन्होंने शायद कहा होगा। पर उसको अगर आप जिस तरह से आप चाहते हैं कि ग्रेटर गैमेट में अगर उसको हम देखें, तो देखिए पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक ही रहा है। और पाकिस्तान के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कि वो अपने पड़ोसियों को सबसे ज्यादा परेशान करता है। तो पड़ोसी भी फिर उसके बारे में सोचने को मजबूर हो जाते हैं। वो क्या करेंगे नहीं करेंगे अलग चीज है, कई बार इसलिए भी लाउड थिंकिंग की जाती है कि वो समझे कि उन पर प्रेशर आएगा, और इसलिए वो सुधर जाए, नहीं तो उनके लिए खतरा बढ़ सकता है। कई बार इसलिए भी डिप्लोमेटिकली एक लाउड साउंडिंग की जाती है। तो कई चीजें हो सकती है इसके साथ, कि डिप्लोमेटिक लाउड साउंडिंग हो सकती है। और अगर आप देखें स्ट्रेटेजिकली, स्ट्रेटेजिकली एक्चुअली सबसे, अगर सबसे आसान एरिया कोई है तो पाकिस्तान का सदर्न पार्ट है। तो उसके बारे में अगर कोई स्ट्रैटेजी सोच रहा है, भले ही कुछ करे ना करे, तो उसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। अब ये बात, सवाल है कि इंटरनेशनली इसको क्या लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, वो एक अलग चीज है, अलग बात है। पर नॉर्मली मैं समझता हूं कि इस तरह की सोच जो है किसी भी मुल्क के लिए गलत नहीं है। और ये पाकिस्तान को एक अलर्ट करने की भी बात है कि हम जो है आपको किसी भी तरह से छोड़ेंगे नहीं। हम जो है चारों तरफ से आपको घेरने की कोशिश में हैं, क्योंकि पाकिस्तान की भी कोशिश यही है कि हर तरह से किसी न किसी तरह से हिंदुस्तान को, चाहे नेशनल या इंटरनेशनल फोरम में, उनको नेस्तनाबूद करने की। तो जवाब के जवाब में तो फिर जवाब जाता है। बिल्कुल। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।